आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 को हमने डिटेल से लेकर चलना है, कुछ जल्दबाजी नहीं है हमें, क्योंकि ICAP में इम्पॉर्टेंट एरिया ये है। देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो मेन फोकस है दैट इज नॉट ऑन सिंगल कंज्यूमर और सिंगल सेलर। अब हमने इसको मैक्रो लेवल पे देखना है, बड़ी पिक्चर देखनी है, और हमने जो भी बात करनी है ना वो नेशन वाइड करनी है, नेशन वाइड करनी है, इंडिविजुअल नहीं। अब हम नेशन, कौम को रख के, मुल्क को रख के सारी बातें होंगी। लेट्स से कहानी का स्टार्ट करते हैं। एक गांव है, देयर एग्जिस्ट अ विलेज, और वो विलेज ऐसा है कि जिसको सड़कें बहुत कम उसके साथ अटैच होती हैं, गिनती के घर थोड़े से, और एक फैक्ट्री है। एक क्या है? फैक्ट्री, जो कि इन घर वालों की, इन गांव वालों की ज़रूरतों को पूरी करती है। और ये गांव ऐसी जगह पे है जहां पे लोगों की रसाई बहुत कम है, लिमिटेड से लोग यहाँ पे आबाद हैं। इतना ज़्यादा लोगों को इस गांव के बारे में इल्म भी नहीं। तो अगर इन गांव वालों को कुछ भी चाहिए होगा तो ये किसके पास जाएंगे? इस फर्म के पास। आप यूं समझ लें कि इस फर्म की मोनोपोली है इस गांव में। याद है मोनोपोली क्या होती है? सिंगल सेलर है। तो अगर इनको सर्दियों में गर्म कपड़े चाहिए तो ये गांव वाले जाएंगे इस मुखिया के पास, इस सरदार के पास, जाके कहेंगे कि भाई हमें गर्म शॉलें, गर्म जैकेट्स, गर्म कपड़े बना के दें। तो ये कहेगा यार बना तो मैं दूंगा, मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान शहर में है, मैं वहाँ से मशीनरी भी ले आऊँगा, मेरे पास थोड़ा बहुत कैपिटल भी है, लैंड तो मेरी है ही। एक मसला है मुझे, मेरे पास लेबर नहीं है। क्या नहीं है? लेबर नहीं है। तो गांव वाले कहेंगे कोई बात नहीं, तुम्हें लेबर चाहिए ना, मजदूर चाहिए, हर घर में से हम तुम्हें 1 2 3 बंदे प्रोवाइड करेंगे जो कि तुम्हारे साथ अटैच्ड होंगे, तुम इनसे काम करवाओ, और काम करवाने की उजरत इन फैमिलीज को दे दो। पार्ट टाइम मजदूर, पार्ट टाइम मजदूर, तुम इनसे काम करवाओ, इनको वेजेस दो, और हमें क्या बना के दो? गर्म कपड़े। क्या बना के दो? गर्म कपड़े। सरदार ने कहा ठीक है सर। अच्छा, ये कौन है? फर्म का मालिक। इसने क्या कहा? ओके वेरी गुड, शुरू करते हैं। अब हाउस होल्ड जो घर है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को? लेबर। क्या ये लेबर मुफ्त में जाएगी? नहीं। जब फर्म इस लेबर से काम ले रही है तो फर्म इस लेबर को इस काम के बदले क्या देगी? वेजेस, पैसा। गांव वालों के पास पैसा आ गया। अब गांव वाले इस पैसे को कहां पे खर्च करेंगे? गरम कपड़े। तो गांव वाले कुछ भी अपने पास सेविंग्स नहीं करेंगे, 100% कंजम्पशन करेंगे, और जाके क्या बाय कर लेंगे? वार्म क्लोथ्स। और जो इसने प्रोडक्शन की है वो यहां चली जाएगी, और पैसे यहां से फर्म को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन। अगर आप गौर से देखें तो हुआ क्या? पहले हाउस होल्ड ने फर्म को सर्विसेज दी। कैसे?
लेबर देके, और उससे क्या कमाया, पैसा। फिर फर्म ने इसको गुड्स बेची और फर्म ने क्या कमाया, पैसा। तो पैसा बेसिकली एक लूप में चला गया, हाउस होल्ड से फर्म के पास, फर्म से हाउस होल्ड के पास, इसी लूप में पैसा फिरता जा रहा। नो सेविंग्स, नो सेविंग्स, ना हाउस होल्ड ने कुछ पैसा अपने पास बचा के रखा और ना फर्म ने कुछ पैसा अपने पास बचा के रखा। फर्म के पास जो इन्वेस्टमेंट आई वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आई, हाउस होल्ड से, या जो उसके पास अपने पैसे थे। नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। क्या इस गांव में गवर्नमेंट का नामो निशान है? नहीं। तो जब गवर्नमेंट नहीं है तो कोई टैक्स लेने वाला होगा? नो टैक्स। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेती है आपसे, सब्सिडीज भी देती है, एक्सपेंडिचर भी करती है, हेल्प करती है। तो जब टैक्स नहीं दे रहा तो नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट सब्सिडी, कोई भी नाम लिया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? मैंने दो बातें ब्लैक में लिखी हैं, दो बातें ब्लू में लिखी हैं। इसकी एक रीजन है, अगर आप गौर करें ना तो ब्लैक सेविंग्स और टैक्स, अगर ये हाउस होल्ड पैसा बचा लें और सारा का सारा पैसा फर्म को ना दें तो क्या सारा पैसा लूप में आएगा? नहीं। अगर गवर्नमेंट मौजूद होती और हाउस होल्ड से या फर्म से टैक्स ले रही होती तो क्या सारा पैसा लूप में जाता? नहीं जाता। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की कोई लीकेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं। तो ये बिल्कुल क्लोज लूप है, नो लीकेज, नो लीकेज। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से या गवर्नमेंट के हेल्प करने से इनको पैसा आता, तो पैसा आना इज इंजेक्शन। तो ना लीकेज है और ना ही इंजेक्शन, ना लीकेज है और ना ही। अच्छा, लेट्स से गवर्नमेंट को इनके बारे में पता चल गया कि यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने छापा मार दिया और वहां पे एक अपना ऑफिस खोल दिया। अब जब गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो इनसे क्या देगी आके, और इन रिटर्न सब्सिडीज यहाँ खर्चा करेगी। आहिस्ता आहिस्ता लोकल से नेशनल हुए, नेशनल से इंटरनेशनल भी हो गए। ये जो फर्म कपड़े बना के देती थी ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, क्योंकि ये काम नेक नीयति से कर रहे थे तो क्वालिटी भी अच्छी थी। तो बाहर वालों को पता चल गया कि यार ये बहुत ही कम पैसों में अच्छा माल बना के देते हैं। तो इंटरनेशनल कंपनीज ने इस फर्म को अप्रोच करना शुरू कर दिया। अब अगर तो ये इंटरनेशनल कंपनी को माल बेचेंगे, उसको मैं एक्सपोर्ट कहूँगा या इंपोर्ट कहूँगा? एक्सपोर्ट कहूँगा। मगर जब तक वो नहीं है तो कोई एक्सपोर्ट हो रही थी? नहीं, नो एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल क्वालिटी का माल बनाने के लिए इंटरनेशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, अच्छी मशीनरी चाहिए होगी, अच्छा टेक चाहिए होगा। तो वो कहाँ से मंगवाऊंगा? इन गांव वालों से? बाहर से। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? बट अभी हो रहा कुछ? नो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट से पैसा आएगा कि जाएगा? इंजेक्शन है कि लीकेज है? तो एक्सपोर्ट भी इंजेक्शन है और इंपोर्ट से पैसा, तो इंपोर्ट क्या है? लीकेज। ये है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तीन तरह के होते हैं, एक है 2 सेक्टर, एक है 3 सेक्टर और एक है 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म, 3 सेक्टर में
गवर्नमेंट को ऐड कर लें, हाउस होल्ड, फर्म और फोर्थ सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड, दैट कैन बी एक्सपोर्ट एंड दैट कैन बी इम्पोर्ट। मगर किताब ने बस हल्का सा जिक्र करके साइड पे हो गई है, सीखना हमने टू सेक्टर इकोनॉमी ही है, याद है ओके। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो कुछ अल्फाज हैं। सबसे पहला वर्ड वो ऊपर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी चीज जिसको बनाया जाए, कोई भी चीज जिसको प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर दो वर्ड्स हैं, एक ग्रॉस और एक नेट। इसको समझते हैं। आप में से किसी के पास पैसे हैं? मैं लेके नहीं भागूंगा, पक्की बात है पैसे? दिखाए ना। इतना बड़ा नोट, इसका चेंज चाहिए मुझे। चलो गुजारा कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। अच्छा हुआ क्या, मैंने कॉलेज में अप्लाई किया कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ानी है। कॉलेज वालों ने कहा सर नेक काम में देरी कैसी, आए और आके पढ़ाएं। मैंने कहा कितनी सैलरी दोगे? उन्होंने कहा सर 6,000 रुपया। 6,000 रुपया सैलरी, और मैंने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। मैंने पूरा महीना बहुत एफर्ट से पढ़ाया, एक हफ्ते में 3-3 मिड रखे, 3-3 टेस्ट रखे, मंथ एंड के ऊपर मिड भी रख दिया। कॉलेज बड़ा इम्प्रेस है। जब मैं सैलरी लेने के लिए पहुंचा अकाउंटेंट के पास, तो अकाउंटेंट ने मुझे 5,000 रुपये का नोट दे दिया। मैंने कभी ऐसे देखा, कभी ऐसे देखा, कभी ऊपर से देखा, कभी नीचे से देखा, कभी छान के देखा, कभी वो एनवेलप उल्टा करके देखा कि वो 1,000 रुपये का नोट किधर है, या 2 500 वाले नोट कहाँ पे हैं, क्योंकि मेरा तय क्या हुआ था 6,000। मैंने कहा भाई वो 1,000 रुपया। उन्होंने कहा सर आपने एग्रीमेंट गौर से नहीं पढ़ा? मैंने कहा नहीं। कहता सर आए आपको एग्रीमेंट पढ़ाता हूँ। एग्रीमेंट पे लिखा था कि सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी है 6,000। सैलरी कौन सी? ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी 6,000 है। इस ग्रॉस सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होगा, डिडक्ट होके आपको मिलेंगे 5,000। और टैक्स कितने का डिडक्ट होगा? 1,000 का। तो ग्रॉस और नेट में क्या फर्क हुआ कि ग्रॉस इज बेसिकली वो अमाउंट जिसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि हमेशा टैक्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रॉस वो अमाउंट है जिसमें से कोई भी किसी भी तरह की 1 रुपए की भी डिडक्शन नहीं हुई। और नेट अमाउंट कौन सी है? आफ्टर डिडक्शन, नॉट आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिडक्शन, क्योंकि डिडक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है। एक और मिसाल ले लें, मैंने एक सेल की, चलो ये मैंने मार्कर्स बेचे, और जिसको बेचे उसको 6,000 रुपए के ये मैंने मार्कर्स बेच दिए। वालेकुम सलाम, इतनी देर जालिमो। मैंने 6,000 रुपए के मार्कर्स बेचे। कितने के? ये मेरी ग्रॉस सेल है। 6,000 की सेल क्या है? मेरी ग्रॉस सेल। मुझे मेरे कस्टमर की तरफ से ये 6,000 रुपये आ गया। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ 6,000। ये कैमरे में दिखाया जाए 6,000 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आपको गुम्मा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये मैंने यहाँ पे रख, हाँ वो ग्रॉस नेट हो जाएगा ना। हुआ ये कि मेरे कस्टमर को ब्लैक मार्कर की क्वालिटी पसंद नहीं आई। उसने कहा सर वो ब्लैक मार्कर ना बड़ा अजीब सा रंग छोड़ रहा है, तो ये क्वांटिटी मैं ना आपको वापस कर रहा हूँ, आप मुझे इसके बदले पैसे वापस भेज दें। जब मैंने सेल की तो उसने मुझे वो सेल क्या की?
रिटर्न। और ये 1000 रुपया मैंने वापस से अपने कस्टमर को बेच दिया। नेट सेल मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 5 पे या 6 पे? 5 पे। तो नेट सेल कितनी थी? 6000। और सॉरी, ग्रॉस कितनी थी? 6000। नेट कितनी? ग्रॉस में से नेट माइनस क्या हुआ? सेल रिटर्न। माइनस क्या हुआ? सेल रिटर्न। तो डिडक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप। ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है? मैं तो खामोशी से जेब में डालनी है बस। तो ग्रॉस क्या है? विदाउट एनी डिडक्शन। और नेट क्या है? विद डिडक्शन। अब 2 वर्ड्स और हैं। एक है डोमेस्टिक और एक है नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है? डोमेस्टिक कहते हैं पाकिस्तान की 4 दीवारी के अंदर अंदर। लेट्स से कि हम इस कमरे को पाकिस्तान मान लेते हैं। ये रूम पर लॉक है ना? रूम लॉक है? लॉक कर दो। ये कमरा इस बेसिकली पाकिस्तान की 4 दीवारी। इसके अंदर, कमरे के अंदर हम सब के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है आपस में, दैट इज डोमेस्टिक। इस कमरे से ना कुछ बाहर जा रहा है और ना कुछ अंदर आ रहा है। ना कुछ बाहर जा रहा है और ना कुछ। क्या मतलब है इसका? मेरा बड़ा भाई यूके में होता है। मेरा बड़ा भाई यूके में पैसे कमाएगा पाउंड में। अगर वो बाहर की करेंसी पीकेआर में कन्वर्ट करके भी अगर वो भेजना चाहे पाकिस्तान में, तो चूंकि वो दरवाज़ा बंद है, वो करेंसी इस कमरे में नहीं आ सकती। तो वो किस में शामिल नहीं हुई है? डोमेस्टिक में। किस में शामिल नहीं हुई है? डोमेस्टिक में शामिल नहीं हुई। मैंने सैलरी कमा के बांग्लादेश में अपने कजन को भेजनी है, तो अगर मैं भेजना भी चाहूं तो मैं भेज, क्योंकि दरवाजा बंद है। तो इस कमरे की रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं जो भी पैसे अर्न कर रहा हूं, वो पैसा मेरा क्या है? डोमेस्टिक। वो पैसा मेरा क्या है? एक पॉइंट ज़हन में बिठा लें या लिख लें, ये जो मैं इन आउट की बात कर रहा हूं ना, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आ जा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा अगर मैं पैसा बाहर भेजना चाहता हूं या पैसा बाहर से अपने कमरे में लाना चाहता हूं, तो वो मैं ला या भेज नहीं सकता। किसमें? डोमेस्टिक में। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप गौर करें तो हम सेल परचेज करते हैं, और दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं कि कमाया मैंने पाकिस्तान से है और अपनी कमाई हुई रकम मैं कहां पे भेज रहा हूं? बांग्लादेश। मगर इन रिटर्न वो मुझे कुछ भेज रहा है? नहीं। हाँ, अगर वहां से मैंने कुछ मंगवाना हो, इंपोर्ट करना हो, तो अलाउ है, तो इसमें आएगा। अदर देन दैट इसमें नहीं आ सकता। डोमेस्टिक क्लियर हुआ? डोमेस्टिक ओके? बुआ खोल दो, दरवाजा खोल दिया जाए, खुल जा सिमसिम। ले जनाब, ये डोमेस्टिक से नेशनल बन गया। क्या मनी लॉन्ड्रिंग करनी है? अच्छा, अब पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अगर मैं कुछ कमा रहा हूं और अपने कमाए हुए से मैंने कुछ हिस्सा बाहर भेजा, तो मैं इसमें से माइनस कर लूंगा, क्योंकि अब वो पैसा पाकिस्तान में मैंने बाहर भेज दिया। मेरे भाई ने कुछ बाहर से कमाया, वो मुझे भेज रहा है, मैं इसमें ऐड कर लूंगा। मगर ये प्लस माइनस इसमें होगा, क्योंकि इसका दरवाजा बंद है, ये शट डाउन हुआ वो दरवाजा, मगर यहां पे दरवाजा भी खुला है, खिड़कियां भी खुली, फ्री इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, आ भी सकता है और जा भी सकता है।
इनकम क्या होती है? कमाई। इनकम इज जिस तरह मुझे भी कमाई हुई 6,000 रुपये की, वो कहाँ गए? इधर ही है। इनकम इज कमाई। डिस्पोजेबल क्या होता है? यहां पे किसी के पास डिस्पोजेबल कप है? नहीं। डिस्पोजेबल क्या होता है? डिस्पोजेबल का क्या मीनिंग होगा? डिस्पोजेबल कहते हैं वो चीज जिसको मैं एक्चुअल में इस्तेमाल करूं, या वो चीज जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, वो पैसा जिसको मैं इस्तेमाल, यानी कि इस पे सिर्फ मेरा हक है, किसी और का हक नहीं। इस पे हक सिर्फ किसका है? मेरा। किसी और का हक इस पे नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल। दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल। याद है? क्लियर है? अब ये मैंने अल्फाज क्यों लिखवाए? क्योंकि वंस यू आर डन विद दिस 6 टर्म्स, पूरा चैप्टर आपकी ग्रिप में आ गया। कैसे? आइन जादू करते हैं। जब मुझे वो किताब भी खोलनी पड़ेगी। हमारी पहली टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक। अब जरा गैस करके बताएं मैंने किन किन को जोड़ा है? नंबर बताएं। ना 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 10 नहीं, 130 13। अब बोले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स विदाउट एनी डिडक्शन, डोमेस्टिक मीन्स चार दीवारी के अंदर, और प्रोडक्ट मीन्स जो मैंने बनाया, जो मैंने प्रोड्यूस किया। इसका फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, दोबारा बोले मेरे साथ, C प्लस एक्स माइनस एम। C क्या है? कंजम्पशन। I क्या है? इन्वेस्टमेंट। G क्या है? और एक्स माइनस एम क्या है? गलत, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स वो भी ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, मगर मैंने ब्रैकेट अगर आपसे पूछी है तो ब्रैकेट का एक नाम है नेट एक्सपोर्ट। याद है? क्लियर है? बाहर आ जाओ। अब 130 के बाद 1,4 जीडीपी के बाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल, नंबर बताएं। 140। डोमेस्टिक्स, अच्छा एक सेकंड, कौन से नंबर कॉमन है? किस में चेंज आ रहा? 3 और 4 में चेंज आ रहा सिर्फ। यानी कि मुझे अगला कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, और आपको पता है वो क्या होता है? डोमेस्टिक इज चार दीवारी, नेशनल में बाहर से पैसा आ भी सकता है और यहां से पैसा, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आ रही है तो ऐड करूं कि लेस करूं? और अगर मैं कुछ भेज रहा हूं तो फॉर्मूला बन गया, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम जो आ रही है उसको ऐड, और इनकम जो जा रही है उसको लेस। इनकम कमिंग ऐड, इनकम गोइंग, इनकम रिसीव्ड, इनकम टेकन। अगर आपका जीडीपी 500 हो तो जीएनपी निकाल सकते हैं? यस। जीडीपी कितना है? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? यानी कि बाहर से पैसा कितना आया है, कितना मैंने बाहर भेजा है। 500 में 250 ऐड करें, 750। 750 में से 200 माइनस कर लें, जीएनपी कितना है? 550। क्या बात,
याद है? ओके, पक्की गल? चलिए अगे। अच्छा जी, जरा 240 को पढ़ें। नेट नेशनल प्रोडक्ट। 140 और 240 में क्या फर्क है? 1 और 2 का फर्क होना चाहिए। तो यानी कि मुझे इसका फर्क पता करना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड, क्या फर्क होता है? आफ्टर डिडक्शन। सुने, आफ्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो चीज़ हम माइनस करते हैं, आप अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं उसको, डेप्रिसिएशन। क्या लैंड की होती है? लेबर की होती है? एंटरप्रेन्योर की होती है? तो किसकी होती है? कैपिटल की। तो कैपिटल की जो डिडक्शन है दैट इज डेप्रिसिएशन। और कैपिटल में भी किसकी? एसेट्स की। तो अब अगर मुझे कहा जाए कि सर सवाल में आ गया जीएनपी दी हुई है, एनएनपी निकालनी है, क्या करूं? जीएनपी दिया हुआ है, मुझे एनएनपी निकालना है। सिर्फ मुझे क्या करनी है? डेप्रिसिएशन को माइनस करना। जीएनपी कितनी सवाल में? 550। प्लांट पे कितनी डेप्रिसिएशन है और बिल्डिंग पे कितनी है? करें माइनस। क्या बात, जादू हो रहा कि नहीं हो रहा आज? याद है? क्लियर है? आगे चलो जी, पहले आपने खुद सेट कर ला। डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। यहां पे आते हैं। हाउ मेनी एफओपीज आर देयर? लिखवाएं जरा। लैंड, लेबर, ये 4 होता है। लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है? लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है? लेबर का? कैपिटल का? मैंने फर्ज करें एक जूस की फैक्ट्री खोलनी है, लैंड मेरा किराए पे है, मुझे पर यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, 20 रुपये खर्चा पड़ा लैंड का। कितना? 20 रुपये खर्चा किसका है? लैंड का खर्चा। लेबर का खर्चा है 15 रुपये, कैपिटल का है 25 रुपये, और एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट रखा बीच में 10 रुपये। टोटल करें, 70 रुपये की चीज़ मुझे घर में पड़ रही है और इसमें मेरा प्रॉफिट शामिल है, यानी कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 60, और मैंने बना के 10 रुपये का प्रॉफिट डाल के उसको मार्केट में धक्का दे दिया कि जाओ जाके सेल करो। अब जैसे वो चीज़ मार्केट में जाएगी, गवर्नमेंट को होश आएगी। गवर्नमेंट क्या कहेगी? इस पर क्या देना है मैंने? कौन सा? सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट इस पर क्या ऐड करेगी? सेल्स टैक्स। ये जो 70 रुपये मेरे लगे हैं, दिस इज माई फैक्टर कॉस्ट। ये खर्चा है मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। मगर मार्केट में जब ये जूस 70 रुपये का आएगा, गवर्नमेंट कहेगी मुझे इस पे 20% सेल्स टैक्स लेना है तुमसे। ऐड करें, 20% सेल्स टैक्स ऑफ 70 कितना होगा? 14 रुपये। ऐसे ही 14 रुपये ही होगा। तो 70 जमा 14 कितना हो गया? 84। फिर गवर्नमेंट को रहम आ गया,
गवर्नमेंट ने कहा मैंने ज्यादती कर दी आप लोगों के साथ, मुझे क्या देनी चाहिए आपको? सब्सिडी। पूरे 1 रुपए की सब्सिडी दे दी। और अब वो जूस कितने का है? 83 रुपीज का। ये उसकी क्या है? मार्केट प्राइस। मगर फैक्टर कॉस्ट क्या थी? अब अगर आपको सवाल ये कहे, सुने, जीडीपी दी हुई है फैक्टर कॉस्ट पे, किस पे दी हुई है? सवाल आपसे कहे कि इसको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो क्या करूं? ऐड करूं किसको? सेल्स टैक्स को। और लेस करूं किसको? तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे ऐड करना है सेल्स टैक्स, लेस करना है। और अगर मार्केट प्राइस दी हो और उससे फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करूं? माइनस सेल्स टैक्स प्लस, यहां तक देखते हैं, यहां तक ओके? सर जी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है 500 और मुझे निकालनी है इसकी मार्केट प्राइस। ऐड कर दूंगा कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स। इसका कौन नाम भी होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ये कितना ऐड करूं? 50। सब्सिडी कितने से माइनस करूं? 30। नेट कितना आ जाएगा? 500। और अगर इसका रिवर्स करने पे आए कि मुझे मार्केट प्राइस दी हुई है और मुझे क्या निकालना है? फैक्टर कॉस्ट। तो 520 में 30 को ऐड करूंगा और 50 को माइनस करूंगा, तो कहां पे पहुंच जाऊंगा वापस? 500 पे पहुंच जाऊंगा। यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल? पक्की गल? सोच लो फिर। अच्छा जी, वापस ऊपर चलते हैं। लिखें जरा, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। लिख लें प्लीज, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल मीन्स, लिख लें, नॉमिनल मीन्स उभरा हुआ, भरा हुआ, फूला हुआ, फैला हुआ, जो मर्जी लिख लें। उभरा हुआ, फैला हुआ, फूला हुआ, भरा हुआ, कुछ भी लिख लें। नॉमिनल मीन्स उभरा हुआ, फैला हुआ, भरा हुआ, फूला हुआ। किससे? महंगाई से। किससे? इन्फ्लेशन से। किससे फैला हुआ है? इन्फ्लेशन से। किससे फूला हुआ है? इन्फ्लेशन से। जिस तरह गुब्बारे में हवा नहीं भरते, इन्फ्लेट हो जाता है। और फिर रियल क्या होगा? विदाउट इन्फ्लेशन। रियल इज विदाउट इन्फ्लेशन। पहले यहां तक लिख लें। रियल इज विदाउट इन्फ्लेशन। अब मुझे ये बताएं, इन दोनों में से कौन सी जीडीपी नॉर्मली हाई होगी? नॉमिनल, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन की अमाउंट ऐड हो चुकी है, एडेड है। लेट्स से, क्या बताओ, लेट्स से एक बेकरी है, चलो नीचे वाली कैंटीन कर लेते हैं। तो पैसे का सन 2000, आज का कौन सा है? 24। क्वांटिटी, प्राइस, टोटल रेवेन्यू। सन 2024 में इसने 100 यूनिट्स बेचे, 50 रुपये प्राइस थी। तो मुझे बताइए किसी भी चीज़ की, लेस कर लेते हैं चलो,
मुझे बताइए कितना टोटल रेवेन्यू है? लेस नहीं करना, सॉरी, इससे पहले मेरी वीडियो बैन हो जाए। कुछ और बता दें, मैंने पिलानी नहीं है। कितना टोटल रेवेन्यू है? कितना? 5 जादू। सन 2025 में हुकूमत बदल गई। 100 रुपये, सॉरी 100 कप तब भी बेचे, मगर तब बेचे कितने के? 60 रुपए के। तो 6000। ये बड़ा खुश कैंटीन वाला कहता, सर देखे मैंने एक साल में अपना रेवेन्यू 1000 रुपये से इंक्रीज कर लिया। क्या उसका कमाल है कोई? ये 50 से 60 उसको क्यों करना पड़ा? इन्फ्लेशन की वजह से। क्यों करना पड़ा? उसका कमाल तब होता जब ये नंबर ऑफ कप्स बढ़ जाते, मगर कप्स तो नहीं बढ़े, वो तो उतने ही है। बढ़ा क्या? प्राइस। और वो भी क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन दोनों में से मुझे बताइए नॉमिनल अमाउंट कौन सी और रियल अमाउंट कौन सी है? रियल 5000 है, रियल है 5000 और नॉमिनल है 6000। अगर मैं आपसे कहूं मुझे निकाल के बताएं कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? निकालें, कैलकुलेट करें कितने परसेंट महंगाई हुई है। पांच 5000 से 6000, एक साल में कितने परसेंट महंगाई आई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने निकालना है। एक जवाब आया 20%, लिखते जाते हैं। एक जवाब आया मेरे पास 20% का। कोई इसको काउंटर करेगा? एनीवन विलिंग टू काउंटर? किसी इकोनॉमिस्ट का जवाब इससे उलट आ रहा हो? है कोई? हाँ जी, आवाम में सन्नाटा पाया जाता। चलो निकाल लें, कुछ लोग अभी भी निकाल रहे हैं। नहीं, माफी नहीं, मैंने जब तक पेपर पास नहीं होते। हाँ जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना आया? बेस वैल्यू है 5000, नई वैल्यू है 6000। चले मैं आसान कर देता हूँ। पुरानी वैल्यू है 5000, नई वैल्यू है 6000। तो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। तो 6000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय, और इनिशियल कितनी थी? 5000। मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना आया? 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय कितना बन जाएगा? 20%। ये समझ आ गया? पक्की बात है। एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय, मेरी नॉमिनल वैल्यू कितनी आई है? 6000, और रियल कितनी थी? निकालें जरा, निकालें। 6000 डिवाइडेड बाय 120 नहीं आ सकता। 120 चले, इस तरह कर लेते 120। अब सुने, ये हमेशा ना इंडेक्स में मेजर होता है। किसमें? और इंडेक्स होता है बाय डिफॉल्ट 100 का। तो 100 से कितना बड़ा? ये क्या, इसका आंसर क्या आया था? तो इस तरह निकालने या उस तरह निकालने, बात एक ही है। बात समझ आई? जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं कि कितनी महंगाई हुई है, कितनी महंगाई हुई।
ठीक शो। फिर तीन टर्म्स हैं, एक है पर्सनल इनकम, एक है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, और फिर आती है मेरे पास पर कैपिटा। इन तीनों को समझते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली क्या है? पर्सनल इनकम। सर जी, जो अभी तक हम लोगों ने आखिरी वैल्यू निकाली है वो कौन सी थी? एनएनपी। ये निकाली है। एनएनपी को प्यार से हम कहते हैं नेशनल इनकम। एनएनपी को प्यार से क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। अब कहानी चलेगी इससे आगे। अब मुझे नेशनल इनकम से निकालनी है पर्सनल इनकम। नेशनल मींस पूरे मुल्क की, और उसमें से मुझे क्या निकालना है? पर्सनल। क्या निकालना है? पर्सनल। हमें कुछ चीजें माइनस करनी है और एक चीज को ऐड करना है। सबसे पहले माइनस करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जरा पढ़े। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed among the shareholders, it is a liability of the enterprise to pay in form of taxes to the। हम जो यहाँ पे पर्सनल का वर्ड ले रहे हैं ना, ये इंसान के लिए पर्सनल नहीं है, कंपनी की बात हो रही है, किसी भी बिजनेस की बात हो रही है। चलिए इस तरह कर लेते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स से मुराद है वो टैक्स जो कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट के ऊपर पे करना है, जिसको आप लोग कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो डिफरेंस है दैट इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट उसने शेयर होल्डर्स में तकसीम नहीं किया, जो उसने अपने पास रखा, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है, जो कंपनी का टैक्स है, that is called corporate profit tax। माइनस हो गया। फिर माइनस करना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा? और अगर मैंने अपना कुछ प्रॉफिट, अगर मैं कंपनी हूं, मैंने अपना कुछ प्रॉफिट आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैंने क्यों किया होगा? आप मेरे कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट कंपनी देती है उसको एक लफ्ज के थ्रू हम लोग पुकारते हैं डिविडेंड। याद है? सारे साथ चल रहे हैं। डिविडेंड पता है? फिर कुछ पैसा कंपनी अपने पास बचा लेती है जो कि अवाम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट उड़ा दें, क्योंकि वो कंपनी का है। वो किसका है? कंपनी का। उड़ा दिया। फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। कुछ अच्छी कंपनियां अपनी जिंदगी में एम्प्लॉयज के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज को नौकरी खत्म होने के बाद परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक पूल, एक फंड क्रिएट कर लेती हैं जिसमें खुद भी हिस्सा डालते हैं और एम्प्लॉयज से भी कहते हैं कि तुमने इस पूल में हिस्सा डालना है। आपने नाम सुना होगा पेंशन का, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। तो जितना उन्होंने हिस्सा डाला उसको भी माइनस कर दें। फिर किसको ऐड करें? वो इनकम जो कंपनी को बैठे बिठाए आई है, जिसके ऊपर कंपनी ने कोई भी एफर्ट नहीं की, डोनेशन, गिफ्ट्स, उसको ऐड कर लें, चैरिटी। तो अगर मुझे पीआई निकालनी है तो एनआई में से तीन चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। कौन सी? सीपीटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, और जो उसने फंड में डाले हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। किसको ऐड करना है? ट्रांसफर पेमेंट। इससे मेरी क्या आ जाएगी बाहर? जरा देखें, कुछ ऐसा ही हो रहा। जरा मैथ चेक कर लें सिर्फ। हाँ जी, ऐसा ही मैं। हाँ जी,
जी, जो कंपनी लोन ले रही है ना, वो कंपनी क्यों ले रही है? क्यों ले रही है? जरूरी तो नहीं है। कंपनी लोन इसलिए भी ले सकती है कि उसने आगे अपना कोई नया प्रोजेक्ट लगाना होगा, कोई नया काम करना होगा। दिखने में तो उसको इनकम बैठे बैठाए आ रही है, मगर इसके पीछे बाद में एफर्ट जरूर होगी। मगर डोनेशन और गिफ्ट वो चीज़ है जिसको हमने रिटर्न नहीं करना, तो वो उसमें ऐड नहीं करेंगे। हाँ जी, सीपीटी को प्लस किया माइनस किया? ऐड किसको किया? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट को। अच्छा, ये जो अभी ऊपर हमने टैक्स की बात की है सीपीटी, ये कंपनी ने पे किया था या इंसान ने? कंपनी ने। अब 440 रुपए की मेरे पास क्या आई है? पर्सनल इनकम। मैं नेशनल पे था, कंपनी पे आ गया, कंपनी से कहाँ पे आ रहा हूँ? इंसान पे आ रहा हूँ। इंसान के पास 440 रुपए आ गए, मगर अभी एक और टैक्स पड़ा हुआ है जो इंसान ने पे करना। गवर्नमेंट भी तो जालिम है ना, इंसान से भी टैक्स लेती है और कंपनी से भी लेती है, और जो कंपनी इंसानों को डिविडेंड देती है उस डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स लेती है, मगर इन रिटर्न अवाम के लिए कुछ भी नहीं करती। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा पर्सनल टैक्स, और वो टैक्स कहलाएगा, हाँ कोई और नाम बताएं? इनकम टैक्स। वो टैक्स कौन सा होगा? करें माइनस, इनकम टैक्स भी और प्रॉपर्टी टैक्स भी। तो 440 में से माइनस करें 80 और 60, कितना बच गया? ये वो पैसा है जो कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसके ऊपर अब कोई किसी की मलकियत नहीं है। ये पैसा मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये पैसे का मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है? मैं। फिर एक और टर्म, पर कैपिटा इनकम। मुल्क में जितनी भी नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय मुल्क की टोटल आबादी, ये बताएगी कि हर बंदे के पास ऑन एवरेज कितनी इनकम है। और ये रिजल्ट कभी भी सही नहीं आता। रीजन बता सकते हैं? कैलकुलेशन सही नहीं होती, लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, ब्लैक मनी भी होती है। फिर इसको वर्कआउट करने के लिए इतनी ह्यूमन रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, लोग घर बैठ के डाटा खुद ही से फिल कर रहे होते हैं, तो कोई जाता ही नहीं है। हाँ सही होता है। तो खैर फॉर्मूला देख लें, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय, इसको समझाने की जरूरत है अब। वो जो हमने स्टार्ट में देखा था टू सेक्टर के साथ, फर्म और हाउस होल्ड। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल, तीन तरीके हैं जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक कहलाता है प्रोडक्ट अप्रोच, दूसरा कहलाता है इनकम अप्रोच, और तीसरा कहलाता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक पहला कौन सा? इनकम, पाई, PIE, प्रोडक्ट, इनकम। एक्सपेंडिचर is the same as GDP, C plus I plus G plus, इसका फॉर्मूला वही जो फॉर्मूला किसका है? इनकम मेथड का वही फॉर्मूला है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले फैक्टर कॉस्ट के लिए यूज किया। ये देखें, लैंड के लिए, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, सबको ऐड कर दें, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी बाय यूजिंग इनकम मेथड। और अगर मैं CIG x - m को ऐड करूं तो क्या बनेगा? नेशनल इनकम एट एक्सपेंडिचर मेथड। पीछे कौन सा रह गया? प्रोडक्ट मेथड। प्राइस मल्टीप्लाई पे क्वांटिटी क्या होती है? उसको ऐड करते गए, P × Q को ऐड करते गए। हाँ, ख्याल ये रखना है, ख्याल आपने ये रखना है कि जब आप ये मेथड को यूज़ करते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करना है। क्या मतलब है? नहीं सर, ऐसा कैसे समझ आ गई आपको? कॉटन 100 रुपए की आई, कॉटन से यान
कुल मिला के कितने पैसे लगे 200, मगर मार्जिनल क्या है 100। यार्न से फैब्रिक बनी कुल मिला के, मगर एडिशनल कॉस्ट कितनी आई? फैब्रिक से शर्ट बनी, एडिशनल कॉस्ट कितनी आई? टोटल कितनी हो गई है 380। शर्ट मेरा फिनिश प्रोडक्ट है और उस पर एडिशनल कॉस्ट कितनी आई थी 130। इन सबको ऐड करना है, उसको ऐड नहीं करना। यानी कि आप सिर्फ किसको ऐड करेंगे? मार्जिनल को। आप किसको ऐड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये वही होगी जो कि फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट है 380, और ये भी क्या है 380। या इसकी कॉस्ट पकड़ लें या इन सब को मार्जिनल के तौर पे ऐड कर लें। इन तीनों की वैल्यू सेम आती हैं अगर डाटा अच्छे से बनाया हो, और अगर डाटा अच्छे से नहीं बनाया तो वैल्यूज फिर सेम नहीं आएंगी। डन? पक्की बात है। डबल काउंटिंग नहीं करनी। जाए चुगली ब्रेक से होके आए, मुलाकात करते हैं 15 मिनट के बाद।